नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग साहब। विश्वास जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विश्वास जी, पहले तो आपके नाम के अनुरूप ही मैं सवाल पूछ लेता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने युवाओं में आप पर विश्वास जताया, इसके पीछे आपकी पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान है या जो आपके विधायक का कार्यकाल है उसका महत्वपूर्ण योगदान है? क्योंकि युवाओं की राजनीति का एक समय आप पर्याय थे। देखिए, इसका सही उत्तर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे पाएंगे। मैं तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझ में ये विश्वास व्यक्त किया। सहकारिता एक इतना महत्वपूर्ण विषय है, चूँकि किसी भी सामाजिक अवधारणा में जहाँ कृषि प्रधान देश है तो सहकारिता एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आपकी क्या आगामी कार्य योजना है कि मध्य प्रदेश में जो सहकारिता का विस्तार है उसको किस हद तक आप ले जाएंगे? देखिए, सहकारिता सही मायने में एक आंदोलन है। ये अलग बात है कि पिछली सरकारों ने, जो हमसे पहले की सरकार थी, उन्होंने सहकारी आंदोलन को चंद नेताओं की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स बना दिया था। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इस सहकारिता को एक आंदोलन के रूप में स्थापित करूं और सहकारिता के माध्यम से जनमानस में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के माध्यम से हम रोजगार उपलब्ध करा सकें, उनको सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ कर सकें और उनको जो हमारी अवधारणा है, जिस विचार को लेकर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, दीनदयाल जी का अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना और उसको सरकार की मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे सामाजिक परिदृश्य हो, आर्थिक परिदृश्य हो या उनका बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, उसका अपलिफ्टमेंट, उसका उन्नयन और उसके माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत करना, यही मेरा लक्ष्य होगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि अगर गुजरात को देखें, गुजरात की उन्नति में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र में भी सहकारिता बहुत उच्चतम स्तर पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो जब आपके दिमाग में जब ये विषय वस्तु आई और इसको लेकर जब आपने अभी मुख्यमंत्री महोदय से डिस्कशन किया होगा अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी विषय वस्तु के विषय में, तो मुख्यमंत्री जी का क्या सोचना है सहकारिता के विषय में कि वो आपके अनुरूप ही सोचते हैं? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने यदि मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने इसी विश्वास के साथ दी है कि हम सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाते हुए नवाचार के माध्यम से सहकारिता को एक एक घर तक पहुंचाएंगे। सहकारिता आंदोलन का लाभ हर एक घर को पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होगा। जी, सहकारिता में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है सहकारी बैंक। तो जिस प्रकार से सहकारी बैंक लगभग, अगर पिछले समय की बात करें तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात सामने आई या अपनों को उपकृत करने की विषय वस्तु हो गई, जबकि सहकारी बैंक एक ऐसा माध्यम है कि जो प्रधानमंत्री की योजना है जनधन, तो गांव-गांव तक वो बैंक मौजूद होती हैं, नज़दीकी लोग उसमें कार्यरत होते हैं, तो जनता को सीधा जोड़ा जा सकता है। तो क्या सहकारी बैंकों का उन्नयन भी आपके कार्यकाल का मुख्य बिंदु रहेगा? देखिए, जब मैंने सहकारी आंदोलन की बात की तो क्रेडिट मूवमेंट हमारा उसका एक पार्ट है, जिसको आप बैंक का मूवमेंट कहते हैं, उसको तो स्ट्रेंथन हम करेंगे ही। हमने जो लक्ष्य लिया, मैंने पहली जो समीक्षा बैठक की थी उसमें ही अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि हमारा लक्ष्य है, जो हमारा सहकारिता का जो कार्य क्षेत्र है उसको हम और मजबूत करेंगे। जहाँ जहाँ हम सहकारी आंदोलन के माध्यम से पहुँच चुके हैं उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। जैसा कि पैक्स सोसाइटी हमारी हैं, हमारे बैंक हैं, चाहे वो जिले के बैंक हों या एपेक्स बैंक हों, या हमारी बाकी सब और विधाओं के सहकारिता के जो विंग हैं, उन सबको हम मजबूत करेंगे। पैक्स सोसाइटी को हम मजबूत करने वाले हैं और हमने निर्णय लिया है, जो आपने भ्रष्टाचार की बात की, जो गबन घोटाले की बात की, उसका जो सल्यूशन अभी हमें समझ में आता है वो आता है वहाँ का कंप्यूटराइजेशन नहीं होना, क्योंकि वो सब मैनुअल है। हम आंदोलन के तहत मैंने लक्ष्य लिया है कि मैं चंद महीनों में
पैक्स का पूरी तरह से कंप्यूटराइजेशन कराऊंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है। उसमें हमें जो पैसा लगेगा उसमें हम सरकार की भी मदद लेंगे। हमें कहीं से किसी वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत कहीं लोन लेना पड़ेगा तो लोन भी लेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले चंद महीनों में हम पैक्स को 100% 100% कंप्यूटराइजेशन करें, जिससे हम ये गबन घोटाले और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगा देंगे। हमारा जो गांव की सहकारिता है उसको हम और मजबूत करेंगे और सुदृढ़ करेंगे, और उसके साथ साथ हम शहरी क्षेत्रों में भी सहकारिता के माध्यम से अलग अलग आयाम पर काम करना शुरू करेंगे। नागरिक सहकारी बैंक एक बड़ा आयाम था, परंतु आप देखते हैं कि बहुत सारे नागरिक सहकारी बैंक डूबने की हालात में है। भोपाल का बैंक नागरिक सहकारी बैंक की स्थिति बहुत खराब है। हमने लक्ष्य लेकर, हमने चुनौती के रूप में सहकारी बैंकों को फिर से उन्नयन करने का लक्ष्य लिया है, उसकी कार्य योजना बन गई है। जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस का नारा है। हमने उस पर और काम करते हुए, जब हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से ये अपेक्षा की थी कि अपने अपने विभाग में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को वो लागू करें, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने उसको शिरोधार्य किया और हमने सहकारिता विभाग का फाइल ट्रैकिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। जल्द से जल्द हम मुख्यमंत्री जी से उसका लोकार्पण करवाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम हम सहकारिता विभाग में कर रहे हैं। हम गांव की सहकारिता को मजबूत करेंगे, हम शहरों में नवाचार के माध्यम से सहकारिता को लेकर आएंगे, और मैंने उसके लिए एक नवाचार विंग का भी गठन किया है, जिसमें हमारे 5-6 अधिकारी हैं। वो हर विषय पर किस ढंग से हम नए नए क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से रोजगार का सृजन कर सकें, इसकी हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और अगले चंद महीनों में, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा, मैं 1-2 महीने में आपको सहकारिता विभाग का रूप और कलेवर नए रूप में दिखेगा। जी, एक विषय है काला धन। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं गांव तक नहीं थी, गांव के लोगों तक पहुंच नहीं थी, बैंकों तक लोगों की एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की आई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, 24 करोड़ खाते खुले, कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हुए बैंकों से। लेकिन आज भी चूंकि जो नेशनलाइज बैंक हैं उनका ग्रामीण लोगों के प्रति वो जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं होता। उसका फ़ायदा कुछ ऐसी कंपनियां उठाती हैं जिनको हमने चिट फंड कंपनियां या बोगस कंपनियां नाम दिया है, और तमाम सारा धनोपार्जन करती हैं और गरीब जनता की गाड़ी कमाई डूब जाती है। बंगाल इसका उदाहरण है, अन्य कई जगहों पे ऐसा हुआ है। तो सहकारी बैंकों के माध्यम से कहीं ना कहीं काले धन के उत्पादन को, या कहें कि बिल्कुल केंद्र बिंदु पर कार्य किया जा सकता है। तो क्या इस विषय में भी आपने कोई प्लान? नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम क्रेडिट मूवमेंट को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। हम सहकारी बैंक की यदि क्रेडिबिलिटी कहीं कम हुई है तो उसको हम फिर से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये बात भी सही है कि बहुत सारी सरकारी योजनाओं का पैसा ही सहकारी बैंक में जमा नहीं होता क्योंकि उसकी क्रेडिट अच्छी नहीं है। तो हम तो हमारी क्रेडिट अच्छी हो सके इसका प्रयास कर रहे हैं, और जब क्रेडिट अच्छी होगी तो लोग उससे ज़्यादा अच्छे से जुड़ेंगे। ये तो जैसे एक बैंक हो गई। बाकी आपकी समग्र अगर परियोजनाओं की बात करें? हाँ, जैसा मैंने कहा, हम नवाचार पर काम कर रहे हैं। हम नए नए क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से लोगों के रोजगार के सृजन करने का काम कर रहे हैं। हमने निश्चित किया है कि हम अलग, जैसे अर्बन और रूरल दोनों सेक्टर में, शहरी में और ग्रामीण दोनों सेक्टर में सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेंगे। जी, ये नवाचार से मैं पर्याय नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या नई योजना है यहाँ? नहीं, जैसा मैंने बताया कि नवाचार का मतलब है नए नए एस्पेक्ट्स जो हैं, नए नए आयाम जो हैं, नए नए क्षेत्र जो हैं, उन पर हम सहकारिता को लागू करना चाहते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में सहकारिता, परिवहन के क्षेत्र में सहकारिता, पार्किंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पे किसी ने नहीं सोचा। हम पार्किंग, हम कोऑपरेटिव सेक्टर में पार्किंग ला सकते हैं। हम कौशल उन्नयन के लिए हम जो स्किल डेवलपमेंट है वो सहकारिता के माध्यम से करेंगे। अब आगे आने, नवीन जी अभी पहला इंटरव्यू है, जब आप अगला इंटरव्यू लेंगे जब मैं बताऊंगा सहकारिता विभाग नए लेवल में दिखेगा। जी जी। अगर गृह निर्माण सोसाइटी की बात करें जो पहले से ही अस्तित्व में है, तो अगर इसका महाराष्ट्र का उदाहरण लें तो गृह निर्माण सोसाइटी ने काबिल तारीफ काम किया है। लोगों को घर मुहैया कम कीमतों पर अच्छे मकान मुहैया कराने का एक बहुत उपयुक्त कदम है, और वहाँ गृह निर्माण सोसाइटी बहुत मजबूत स्थिति में। यहाँ गृह निर्माण सोसाइटी कहीं ना कहीं बंदर बांट का शिकार हुई हैं, अपनों को उपकृत करने का शिकार हुई हैं, भूखंड देने का शिकार हुई हैं। तो अब निश्चित रूप से
प्रश्न नया है, पहला है, आपका कार्यकाल भी पहला है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित हुआ है? देखिए, गृह निर्माण सोसाइटी के मामले में हम पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी व्यक्ति जिसको मकान या प्लॉट मिलना था वो उससे वंचित नहीं रहेगा। इसकी कार्य योजना विभाग ने भी पहले बनाई है, उसकी मैं पूरी समीक्षा कर रहा हूँ। उसमें कितने आवेदन आए, कितने का निराकरण हुआ, कितनों का संतुष्टि के साथ निराकरण हुआ, कितनों को प्लॉट मिल पाए, कितनों को नहीं मिल पाए, उसकी समुचित व्यवस्था का समीक्षा करने के बाद उस व्यवस्था में यदि कोई परिवर्तन करना हो तो हम परिवर्तन करेंगे। पर आज आपके माध्यम से, IND 24 के माध्यम से, मैं उन उपभोक्ताओं को जिनको हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण प्लॉट नहीं मिल पाए, उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनको प्लॉट दिलाने की जो भी प्रयास होंगे वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। जिस प्रकार से मैं अब आपके विभाग से हटकर बात करूं, आप एक लोकप्रिय जननेता हैं। विधायक के तौर पर आप अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतागण हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जनता आजे जा चुकी है। अब जनता जो है एंटी इनकम्बेंसी इस कदर है कि अभी तीसरी बार जो है बन गई, ठीक है, लेकिन अब चौथी बार रिपीट नहीं होगी और इस बार कांग्रेस को भरपूर जो है समर्थन मिलने वाला है। क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं, कभी मटकी फोड़ के माध्यम से, तो कभी सिंगस्त के माध्यम से, कभी ईद मिलन के माध्यम से, कभी जन सरोकार के माध्यम से। आपको क्या लगता है, क्या आपकी जनता के प्रति ऐसा भाव कहीं पनप रहा है आपकी जनता? देखिए, कांग्रेस के नेता यदि ये बात सोच रहे हैं तो मैं गालिब का वही शेर कहूँगा कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति जनता का लगाव हर एक चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है। केंद्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है इस देश को बढ़ाने में, और जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में लगी है, जनता ने उसको शिरोधार्य किया है। इसीलिए हर बाई इलेक्शन हम जीतते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव का नतीजा ही बायोमीटर होता है किसी की भी परफॉर्मेंस को या किसी की लोकप्रियता को जानने का। इसलिए कांग्रेस किस बात को लेकर इस तरह के ख्याल रख रही है, इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे। पर हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश जो कांग्रेस के समय, दिग्विजय सिंह के समय जिस प्रकार से पिछड़ा हुआ राज्य था, आज हम सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्य में शुमार हुए हैं। हमें 4 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, हमने पर्यटन के क्षेत्र में हमें अवार्ड मिला है, रोजगार में हमने नए आयाम स्थापित किए हैं, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सुविधा देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना विकास, इसमें हमने बहुत अच्छा काम किया और जनता ये मानती है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ, इसको किसी तरह का घमंड नहीं कहना चाहिए, पर खेड़ापति वाह मखदूम शाह वाह की कृपा रहेगी और हम फिर से सरकार बनाएंगे, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बनाएंगे और इस मंशा के साथ बनाएंगे कि इस अगला 5 साल हम मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना देंगे, जो अभी विकासशील राज्य है। जी, अगर मैं देश के परिदृश्य में बात करूं तो मोदी सरकार के 2 साल पर भी कांग्रेस खूब सवालिया निशान खड़े कर रही है। मैं तो आपके नज़रिए से जानना चाहता हूं, उनका जो नज़रिया है वो तो लोकविदित है, लेकिन आपका नज़रिया, आप कैसे मानते हैं कि ये जो पहले की सरकारें थीं उनसे अलहदा है, उम्दा है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मोदी जी की सरकार ने, और मैं उनके इंटेलिजेंस को सल्यूट करता हूं, उन्होंने केवल इस बात को लेकर सरकार नहीं चलाई कि एक सरकार आई है, एक नेता है जिसका पूरे देश में नाम चला और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में हम पहुंच गए। उन्होंने विचार करके, जैसा मैंने कहा कि उनके इंटेलिजेंस को, उनके राजनीतिक जो सोच है उसको मैं सलाम करता हूं। उन्होंने देखा कि इस देश की जो 70 साल, 69-68 साल की आज़ादी के बाद जो जिस स्थिति पर, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना था, यदि आज हम हिंदुस्तान को देखें या हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी भी देश को देखें, देश के मामले में जब हम विचार करेंगे तो सबसे पहले आता है उसकी वित्तीय स्थिति, उसकी आर्थिक नीति जिससे देश चलेगा। दूसरा आता है उसकी इंटरनल सिक्योरिटी जिससे देश चलेगा, और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है एक्सटर्नल हमारी पॉलिसी, हमारी विदेश नीति।
ये तीनों का यदि हम मजबूती के साथ कोई सरकार काम करेगी तो देश का भविष्य भी बनेगा और देश का विकास भी होगा। और आप उठाकर देखिए, मोदी जी की सरकार ने 2 वर्षों में इसी पर काम किया। आर्थिक यदि मैं स्थिति की बात करूं या आर्थिक नीति की बात करूं तो इस देश में पहली ऐसी सरकार हुई है जिसने हमारी अर्थव्यवस्था, जो चंद पूंजीपतियों के हाथ में थी, बैंक इनके हाथ में थे, अंबानी के हाथ में, बैंक किनके हाथ में थे, बिरला, टाटा, इनके हाथों में थे, उन्होंने उस अर्थव्यवस्था को निकालकर जनधन योजना के माध्यम से गरीब तक पहुंचा दिया। आज हर गरीब नेशनलाइज्ड बैंक से जुड़ा हुआ है। ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है, ये 24 करोड़ लोग बन गए और इतने करोड़ रुपए आ गए, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। ये इसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन यह है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में झुग्गी वाले का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इस देश की अर्थव्यवस्था में कर्मचारी, अधिकारी और पूंजीपति का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। जब हम 127 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था में सबको जोड़ना पड़ेगा। चंद पूंजीपतियों से ये देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। हम विदेश नीति की बात करें, आप देख रहे हैं उसमें फिर मुझे कहना नहीं, जब बलूचिस्तान में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति, हमारी डिप्लोमेसी की जो पॉलिसी है उस पर कहीं मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। आज इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में आप देखेंगे तो हर जगह असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल की सरकार बनना हमारी इंटरनल पॉलिसी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के का सकारात्मक पक्ष को दिखाती है। इसलिए मुझे लगता है ये मोदी जी की सरकार 2 साल में इस देश को, जो देश की जो ट्रेन डिरेल हो गई थी उसको वापस रेल पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और अब आप देखिए इस देश की विकास की दौड़, रेल बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राष्ट्रवाद। इसको लेकर कांग्रेस कहती है कि ये राष्ट्रवाद जो है, आप एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं देश को बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत संगीन आरोप लगाते हैं, आपका इस पर? देखिए, कांग्रेस के पास केवल आरोप लगाने का ही अब पक्ष उनका सुरक्षित रह गया है। फिर मैं ये कहूँगा कि कश्मीर में हमारी सरकार बनना इस बात का परिचायक है कि हम किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना इस बात का परिचायक है कि हम विकास की बात करते हैं। पूरी दुनिया में मोदी जी की जो वाहवाही हुई है, वही अमेरिका जो मोदी जी को वीज़ा नहीं दे रहा था, आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान के आसपास घूम रहा है। आज पूरी दुनिया में मोदी जी की जो साख बनी है, और मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी जी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो इस हिंदुस्तान के 127 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। यदि मोदी की साख बनती है मतलब देश की साख बनती है, मोदी का नाम होता है मतलब देश का नाम होता है, मोदी की स्वीकारोक्ति होती है इसका मतलब देश के प्रति पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव माहौल बनता है। इसलिए कांग्रेस के इस आरोप का मुझे नहीं लगता कोई बुनियाद है। जी, अगर देश के पटल पर देखा जाए तो मोदी, प्रदेश के पटल पर देखा जाए तो शिवराज, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो गई भारतीय जनता पार्टी। वो भी ये कहने लगे कि इनके पास ले दे के ये 2 लोग हैं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी कहाँ बची है, ये तो शिवराज और मोदी की पार्टी हो गई। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री बनेगा तो व्यक्ति बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा तो व्यक्ति बनेगा। मुद्दा यह है कि हम विचार पर बात करते हैं, मुद्दा यह है कि हम पॉलिसी पर बात करते हैं। मोदी जी बात करते हैं तो वो भी दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात करते हैं, शिवराज जी बात करते हैं तो वो भी दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं तो गांधीवाद की बात करते हैं, शिवराज जी बात करते हैं तो गांधीवाद की बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं तो वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, शिवराज जी बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इसलिए मुद्दा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो कोई एक व्यक्ति बैठेगा ना, और नेता तो कोई एक होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी एक व्यक्ति बैठेगा, पर सामूहिकता, सामूहिक निर्णय और उसके माध्यम से एक विचार को लेकर राजनीति करना, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस की कौन सी राजनीति विचार है? कांग्रेस का विचार तो है सोनिया और इटलीवाद को लेकर वो चल रहे हैं, और इसीलिए आज उनकी स्थिति गड्ढे की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है आगामी, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा प्रदेश है और मध्यांतर है, तो ये बड़ी भूमिका तय करेंगे। बिहार में जो झटका लगा है, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मेरा ऐसा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली सरकार बनाएगी, क्योंकि हम विकास को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद
बीएसपी और एसपी की दोनों की सरकार देखी है। और उत्तर प्रदेश की जनता को अब लगता है कि यदि इस प्रदेश को, जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा संभावना वाला देश है, यदि उसमें विकास करना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा और उस पार्टी को लाना होगा जिसकी केंद्र में सरकार है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। अच्छे दिन को विपक्ष ने जुमला करार दे दिया, कह दिया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जुमला है, अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छे दिन का कोई सेंस नहीं है। देखिए, कांग्रेसियों के लिए अच्छे दिन नहीं है, ये बात मैं पूरा दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये देश में अच्छे दिन उनके लिए हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में मोदी सरकार के बाद अच्छे दिन उनके लिए आए जो देश से प्यार कर रहे हैं। इस मोदी सरकार के बाद अच्छे दिन उनके लिए आए जो इस देश में कुछ करना चाहते हैं। इस देश में मोदी सरकार के बाद अच्छे दिन उनके पास आए जो कश्मीर जैसी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं और पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र पर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। उनके लिए अच्छे दिन है। पर जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, जो कालाबाजारियों को संरक्षण देते हैं, जो पूंजीपतियों को संरक्षण देते हैं, जो इस देश में अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, जातिवाद को प्रश्रय देते हैं, उनके लिए खराब दिन है। ये बात मैं स्वीकार करता हूं। अच्छे दिन तो देश को प्यार करने वालों के लिए, इसलिए कांग्रेस के तो खराब दिन आ ही गए। एक और आरोप लगा है कि आप एक एक करके महापुरुषों को हाईजैक कर रहे हैं। पहले उनके महात्मा गांधी जी को ले लिया, बाबा अंबेडकर को ले लिया, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लिया। वो कहते हैं हमारी विरासत है। नहीं, यही तो सोच में सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो गांधी जी पर अपना एकाधिकार समझते हैं। और देखिए, वो तो उन्होंने उनकी एक्टिविटी से परिलक्षित भी होता है, क्योंकि उन्होंने बड़े आइडिया से अपनी वल्दियत ही बदल दी। नेहरू की जगह उनके सरनेम में गांधी लग गया। ये तो उन्होंने पहले एकाधिकार करने की कोशिश की थी। गांधी कहाँ से गांधी हो गए? वो इंदिरा गांधी के पीछे गांधी क्यों लग गया? राजीव गांधी के पीछे गांधी क्यों लग गया? क्या गांधी ने, क्योंकि गांधी को इस देश की जनता प्यार करती है इसलिए मैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गांधी सरनेम का उपयोग करूं? ये तो नेहरू परिवार है ना। क्यों इन्होंने हाईजैक किया? क्यों इन्होंने चुराया सरनेम? जो अपनी वल्दियत बदल दे उसके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपसे अंतिम सवाल, इस प्रदेश की जनता के लिए आपका एक सहकारिता के माध्यम से संदेश कि आप इस प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को क्या कहने वाले हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सहकारिता को हम एक जन आंदोलन बनाएंगे। एक वो आंदोलन जो इस प्रदेश की इबारत लिखेगा, जो इस प्रदेश की विकास की इबारत को लिखेगा। सहकारिता जहाँ व्यक्ति है वहाँ सहकारिता है। यदि आप देखेंगे, सबसे पहले सहकारिता तो हमारे परिवार से शुरू होती है। कोई व्यक्ति सब्जी लाता है, कोई व्यक्ति सब्जी काटता है और कोई व्यक्ति सब्जी बनाता है, यही सहकारिता है। कोई व्यक्ति बाहर जाकर नौकरी के माध्यम से पैसा कमाता है और कोई व्यक्ति उस पैसे के माध्यम से घर को चलाता है, यही सहकारिता है। तो इस सहकारिता को घर घर तक पहुंचाना, इस सहकारिता के माध्यम से युवाओं को रोजगार देना, इस सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को और सशक्त करना और इस सहकारिता के माध्यम से वो बुजुर्ग जो शायद रिटायरमेंट की तरफ बढ़ गए हैं उनको और ज्यादा उनके जीवन को सुधार करना, यही हमारा लक्ष्य है। और हम सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे, सहकारी आंदोलन को घर का आंदोलन बनाएंगे और एक एक व्यक्ति सहकारिता के माध्यम से जुड़े, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त और एक अच्छा सहकारी आंदोलन खड़ा करेंगे। हमारा नारा है, बिना सहकार नहीं उद्धार। यह सहकारिता का आंदोलन है, बिना सहकार नहीं उद्धार। उसमें हमने एक लाइन और जोड़ी है, बिना संस्कार नहीं सहकार। हम सहकार में संस्कार भी लाएंगे, हम सहकार को पॉजिटिव भी बनाएंगे और हम सहकार को भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाएंगे। सब अगर साथ हैं तो खास बात है और मैं अगर अकेला हूं तो आम बात है। चला तो एक पैर पे भी जा सकता है, दूसरा अगर साथ दे तो क्या बात है। तो सहकारिता के साथ जनता और सरकार क्या बात है वाले मोड में काम करेगी और सहकार से सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी का उद्धार करने की भी मंशा विश्वास जी की है। निश्चित रूप से आप अपनी मंशा में सफल हों, ऐसी आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जितने स्पष्टवादिता के साथ, जितनी सहजता के साथ हर मुद्दे को छुआ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।